राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान, राइटर, एक्टर और डायरेक्टर अनंत नारायण महादेवन। अनंत नारायण महादेवन केरल के त्रिचूर में 28 अगस्त 1950 को जन्मे अनंत नारायण महादेवन या कहें अनंत महादेवन टेलीविजन, थिएटर और सिनेमा का जाना पहचाना नाम है। तुम अपने भतीजी नीलम का खून क्यों करना चाहते थे? न वो मेरी भतीजी है, न मैं उसका अंकल हूं। मैंने हमेशा तुम्हारा भला ही चाहा था, कभी पराया नहीं समझा। एक भाई की तरह रखा तुम्हें, और बदले में मुझे क्या मिला? धोखा। I told you I was a little late. You're not a little late. You're 25 years old late. This ticket is old. Yeah, so is the show. Everything looks old here. It's the same old you. अनंत महादेवन ने अपना फिल्म करियर 1984 में शुरू किया। खासतौर पर 80-90 के दशक में अनंत महादेवन जिन कई टेलीविजन धारावाहिकों के जरिए घर घर तक पहुंचे, उनकी यादें आज भी दर्शकों के मन में ताजा हैं। मास्टरमशाई, हिंदी में वाह नहीं बोलना, वाह बोलना, वाह। वेरी गुड, समझ में आया? तो हम बंगाली बाबू है, हमारा नाम वोमकेश मुखर्जी है, हम बॉम्बे में हिंदी सीखने आया है। अनंत महादेवन एक कुशल लेखक, अभिनेता, रंगकर्मी और फिल्मकार हैं। करीब 20 फिल्मों का निर्देशन कर चुके अनंत महादेवन को उनकी फिल्म मी सिंधुताई सबकाल को सर्वश्रेष्ठ पटकथा और संवाद के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि 2010 में ही इस फिल्म को स्पेशल जूरी अवार्ड भी दिया गया। तुझ्या बापानं तुला म्हशीच्या मागणं सोडली का रानात सोडली कायमची? ए, डोळे फाडून काय बघून राहिली माझ्याकडं? चल जा म्हशीना घेऊन, नाहीतर तुले उभे गाडी ना। अनंत महादेवन हिंदी, अंग्रेजी और मराठी के अनेक नाटकों में उल्लेखनीय भूमिकाएं निभा चुके हैं और विभिन्न भाषाओं की 50 से ज्यादा फिल्मों में विविधतापूर्ण चरित्रों के रूप में अभिनय करते नजर आते हैं। साल 2014 में अनंत महादेवन की फिल्म गौर हरि दास्तान, 2016 में रफ बुक और 2019 में माई घाट भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेहद चर्चा का विषय रहीं। फिल्मों में काम करने और फिल्म निर्माण के अलावा अनंत महादेवन फिल्म संबंधी चर्चाओं में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आनंद जी। शुक्रिया। हमको बताइए, हम देखते हैं कि आप अपने आसपास की दुनिया और ख़ास तौर पर अपने एस्थेटिक्स के जो चॉइसेस हैं उसको लेके काफ़ी ओपिनियटेड रहते हैं। ये जो एक स्ट्रॉन्ग व्यू है एस्थेटिक्स की चॉइसेस को लेकर, अच्छे बुरे को लेकर, कला के बारे में आपकी अपनी बड़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। ये आपको अपनी, अगर थोड़ा सा पास्ट में जाएं, इवोल्यूशन के प्रोसेस में जाएं, चाइल्डहुड में कहाँ पर, परिवार में, एनवायरनमेंट में कैसे आपको मिली होंगी? आपने सही कहा है कि जो हमारा चाइल्डहुड है, जो इम्प्रेशनेबल डेज़ हैं, ईयर्स हैं, और उसमें अपब्रिंगिंग जिस तरीके से है वो हमारे फ्यूचर पे भी रिफ्लेक्ट होता है। और मैं एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड और बहुत ही क्या कहते हैं, एक बहुत ही एक स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर में पला पड़ा हूँ, और इसकी वजह से एक सिस्टम जो हम फॉलो करते हैं, एक साइंटिफिकली वर्कड आउट सिस्टम जो मैं फ़िल्मों में भी इस्तेमाल करता हूँ, वो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ है। और मैं मेरे टीचर्स, पेरेंट्स और सभी लोगों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा डिसिप्लिन हमें इनकलकेट किया है कि हम आगे चलकर हम रास्ता जो है हम खोए नहीं, रास्ते से भटके नहीं, और एक गोल और एक मोटिव के साथ चलें। बहुत ज़रूरी था वो, क्योंकि अगर उस तरीके का बचपन आपका नहीं होता तो शायद आपको इसका जो मूल्य है, वैल्यू है, आप वो कभी जानेंगे नहीं, और फिर हो सकता है आप भटक जाए। लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ कि अपब्रिंगिंग जो था वो बहुत ही सही था, और
आज उसका फल मुझे मिल रहा है। हालांकि होता ये है कुछ कुछ ऐसा भी कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है और आपके आसपास की दुनिया बदलती जाती है, आपके अंदर भी वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं और वो एक कशमकश ऐसी, जब कई बार आप हारते हैं और जीतते हैं और कई बार समझौते करने पड़ते हैं, लेकिन कोई एक चीज़ होती है जो आपको हमेशा पकड़ कर मजबूती से आगे बढ़ने के लिए वो कन्विक्शन बनाए रखती है। मैं अगेन फिर आपके उस चाइल्डहुड में उन लोगों या उन चीज़ों या उन किताबों या उन मोमेंट्स के बारे में कुछ टटोलना चाह रहा हूँ कि क्या था जो आपको वो मजबूती देता है बुरे वक्तों में भी। देखिए, फाउंडेशन जो एक पिलर जो है, जो आपने ले किया है आपके बचपन में कि एक तरीके से चलेंगे, एक तरीके से दूसरों के साथ बर्ताव करेंगे, एक तरीके से दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे, अपने वर्क को रिस्पेक्ट देंगे, ऊपर वाले को रिस्पेक्ट देंगे और बाकी जीव जंतु को भी रिस्पेक्ट देंगे। सभी चीज़ों को रिस्पेक्ट के साथ जब आप उस वैल्यू पे आप पले बड़े होते हैं, तो वो जो फाउंडेशन पिलर है, चाहे कुछ भी हो जाए उस एरिया में आपके, लेकिन आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही सॉलिड कंस्ट्रक्शन है। फिर शायद भूकंप आ जाए, चाहे कोई तूफान आ जाए, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, नेचुरल कैलामिटीज़ होंगे, मैन मेड कैलामिटीज़ होंगे, प्रोफेशनल रिस्क्स होंगे, कंपटीशन होगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन आपका जो फाउंडेशन है, क्योंकि वो स्ट्रांग है, वो कभी हिलता नहीं है, वो कभी हिलता डुलता नहीं है, और उसकी वजह से आप बाकी सब फोर्सेस, नेचुरल हो या नेचुरल फोर्सेस को आपको फेस करने की ताकत देती है वो। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि एक थिएटर को भी ले लीजिए आप, थिएटर में आप 2 घंटे या 3 घंटे तक लोग आके कहते हैं मुझसे कि आप इतनी सारी बातें, ये डायलॉग्स, ये सब कैसे याद रखते हो और बगैर भूले, बगैर फंबल के आप कैसे कर सकते हो। इट इज़ ओनली डिसिप्लिन, जो फोकस है और मेंटल डिसिप्लिन है। इट इज़ लाइक द मिलिट्री। बेशक आप मिलिट्री में नहीं हो और उस तरीके का आपको तरीके का ट्रेनिंग नहीं दिया गया हो, आप एक दूसरे तरीके का ट्रेनिंग अपने आप को देते हो, और वो जब तक वो फोकस नहीं होता है, वो डिसिप्लिन नहीं होता है, ये सब चीज़ें मुमकिन नहीं है। सो मैं फिर से वही कहूँगा कि टीचर्स ने जो पंक्चुअलिटी जैसे चीज़ के लिए बहुत ही अहमियत दी थी, और बीइंग स्टूडियस एंड बीइंग ऑनेस्ट एंड बीइंग रिस्पेक्टफुल दूसरों के लिए, सब एलिमेंट्स के लिए, वो इन चीज़ों का आज आपको पता नहीं चलता है, लेकिन इन चीज़ों पर ही आप सांस लेते हैं। बुनियादी रूप से आपकी भाषा और आपका जो सांस्कृतिक परिवेश है वो क्या है, यानी कि आप पैदा किस राज्य में हुए? मैं केरल में एक त्रिशूर टाउन में पैदा हुआ था, और फिर मैं जब माँ बाप पेरेंट्स बम्बई आए तो मैं उनके साथ बम्बई आया, और मेरा एजुकेशन और बाकी करियर सब कुछ बम्बई में ही था। वैसे तो आप शायद साइंस ग्रेजुएट? जी हाँ, मैं साइंस ग्रेजुएट। हाँ, और फिर लेकिन शुरू से ही आपको लेकिन आर्ट्स और ये जो लाइफ साइंसेज हैं उनकी तरफ? आर्ट्स मेरी पसंद है, जो हॉबी है वो आर्ट्स है। साइंस मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब तक आप साइंटिफिक नहीं होते हो, आप आर्ट को एक साइंस नहीं दे सकते हो। तो आर्ट अगर साइंटिफिक होना है, आर्ट को भी एक अगर रूप देना है, वो भी बहुत साइंटिफिक है। सो आर्ट्स और साइंस एक्चुअली एक दूसरे के साथ बहुत बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं। हमको लगता है कि ये दो अलग अलग फैकल्टी, वो नहीं है, वो अलग अलग चीज़ें नहीं है। आर्ट और साइंस एक दूसरे को बहुत हेल्प करते हैं। जब आप ये देखते हैं कि जिन लोगों के साथ आपने बीते करीब 40 वर्षों में थिएटर में, टेलीविज़न में और सिनेमा में भी काम किया, उनमें से किन लोगों को अभी आप इस तरह याद करते हैं कि उनके काम करने का तरीका, उनके सोचने का, उनका जो पूरा क्रिएटिव अप्रोच है वो बहुत ही आप पर प्रभावी रहा? नहीं, जहाँ तक इंडिया का सवाल है, जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है, जैसे MS सत्यू साहब हैं, सई परांजपे, यश चोपड़ा, बासु चैटर्जी, ऋषिकेश मुखर्जी साहब, गुलजार साहब, ऐसे महान फिल्म मेकर्स के साथ मुझे एज एन एक्टर काम करने का मौका मिला, और उनका काम देखने का मौका मिला, और उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और जहाँ तक थिएटर का सवाल है, यस, थिएटर में बहुत सारे दिग्गज हुए हैं जिनको देखकर हम बड़े हुए हैं,
और अभी भी बहुत सारे एक्टर्स जैसे जिन्होंने थिएटर से शुरुआत की थी, जैसे नसीरुद्दीन शाह हैं, वो अभी भी थिएटर करते हैं। सो दे आर ऑल इंस्पायरिंग पिलर्स मेरे लिए। और जहाँ तक इंटरनेशनल सवाल है तो बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल नाम हैं, चाहे वो यूरोप में हो, अमेरिका में हो या एशिया में हो, जिन्होंने मुझे अपने काम से इंस्पायर किया है कि इस काम को भी अगर सही तरीके से किया जाएगा, सिनेमा को सही तरीके से अप्रोच किया जाए या थिएटर को सही तरीके से अप्रोच किया जाए, तो आप इसमें एक मकाम बना सकते हैं, अपना मकाम बना सकते हैं। तो वो आज अगर मैं आपके सामने बैठ के ये बात कर रहा हूँ और मुझे आप उस लायक समझते हो, तो मैं समझता हूँ इन लोगों के जो काम करने का ढंग था, तरीका था, जो इन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए हैं, वो बहुत ही इंस्पायरिंग थे मेरे लिए। बहुत ही एक तरीके से एक जो कहते हैं ना एनर्जी ड्रिवन फोर्सेस थे मेरे लिए, जो मुझे इस तरीके का काम करने का ये दिया। सो आई थिंक ऑल द ग्रेट मास्टर्स, एक शब्द में अगर आप पूछे मुझे, तो ऑल द ग्रेट मास्टर्स हैव इंस्पायर्ड मी टू डू गुड वर्क। फिर आप ये देखते होंगे कि जो काम आप करते हैं उसमें ये एक उम्मीद रखते हैं कि इस किए हुए काम का जो जिस तक वो पहुंच रहा है उसके जीवन में थोड़ा एक बदलाव आए। बदलाव उस क्लीशेड अर्थों में नहीं, जहाँ चेतना के जिस धरातल पर वो है उससे थोड़ा 2 कदम आगे ही बढ़ जाए। और जब आप देखते हैं कि इतने बरसों में परसिस्टेंटली एक काम को करते हुए आपके आसपास की दुनिया फिर वापस कहीं फिर पीछे चली जाती है, और फिर वही रिग्रेसिव, जिसको आप कहते हैं कि टेलीविज़न रिग्रेसिव होता जा रहा है, उसके भी तो कंज्यूमर वही लोग हैं जिनकी ट्रेनिंग या जिनकी नर्चरिंग आप और आपके साथी अपने तरीके से करते रहे। देखिए, मेरे ख्याल से कभी कोई फिल्म रेवोल्यूशन नहीं लाया है, लेकिन हम फिल्मों के ज़रिए या टेलीविज़न के ज़रिए या माध्यम के ज़रिए हम एक अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं लोगों में, इश्यूज़ के बारे में, सिस्टम के बारे में, एक तरीके के जो बिहेवियर के बारे में एक दूसरे से। कभी कभी मिरेकल्स भी हो जाता है। जैसे मैंने एक फ़िल्म बनाई थी मी सिंधुता सबकाल, और ये सिंधुता सबकाल की ज़िंदगी पर आधारित थी। और वो अनाथ बच्चों को रास्ते पे जो बच्चे को छोड़ जाते हैं उनको उठा के अपने आश्रम में जगह देती थी, और उन्हें शादी तक उनको अपने साथ रखती थी। तो जब मैं इनके बारे में सुना तो मैंने एक फ़िल्म बनाई उनके ऊपर, मी सिंधुता सबकाल, और वो फिल्म हम दोनों की ज़िंदगियां बदल डाली। मेरे फिल्म बनाने का तरीका और फिल्मों की तरफ देखने का तरीका अलग हो गया था, और उनकी ज़िंदगी में इसीलिए बदलाव आया क्योंकि बहुत सारे लोग उनके बारे में जानने लगे, उन्हें पहचानने लगे, और हर दिन वो जो लेक्चर देती है उसमें वो काफ़ी कमाई होती है कि उन बच्चों की देखभाल कर सके। सो कभी कभी इंडिविजुअली कुछ होता है, लेकिन एक पूरे समाज को अगर आप लेंगे या पूरे सिस्टम को आप लेंगे, तो ऐसा नहीं कि हम नहीं जानते हैं, ऐसा नहीं कि हमें फिल्मों की ज़रूरत है या किसी और माध्यम की ज़रूरत है हमें ये बताने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन फिल्म एक इतना पावरफुल मीडियम है। एक शो बिज़नेस कहते हैं, लेकिन अगर आप शो बिज़नेस को एक तरफ रख कर आप रियलिटी से भी ये सब दिखाएं, स्क्रीन पे दिखाएं, एक्टर्स के ज़रिए दिखाएं, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक मार्क रह जाता है लोगों में, एक इम्प्रेशन रह जाता है, और वहाँ से ही एक जो कहते हैं ना कि फिर कारवां शुरू होती है। आपको ज़ाती तौर पर अगर कभी आपने गौर किया हो कि आपको किताबें पढ़ते हुए, लोगों से मिलते हुए, फिल्में देखते हुए, थिएटर करते हुए, टेलीविज़न, जो भी क्रिएटिव कंटेंट आपके इर्द गिर्द आप जमा करते हैं, क्या किस चीज़ की तलाश रहती है आपको? एक नएपन की, एक ब्रेक थ्रू की, इनोवेशन की, क्योंकि मैं वो सब नहीं करना चाहता हूँ तो दूसरों ने किया है, या जो मैंने भी किया है। मैं हमेशा इसी चीज़ की तलाश में हूँ कि मैं अपने आप को कैसे इम्प्रूव करूँ, जो मेरी पिछली फिल्म थी उससे बेहतर मैं कैसे काम करूँ,
और वो एक्सप्लोरेशन प्रोसेस जो है मुझे बुक्स, प्लेज या बहुत सारे चीज़ों के थ्रू ले जाता है। और मेरी हमेशा यही एक ख्वाहिश रही है, एक कोशिश रही है कि मैं अपने आप को रिपीट नहीं करूं, इम्प्रूव करूं और बेहतर बनाऊं, किसी को कुछ साबित करने के लिए नहीं, कि सिर्फ अपने लिए एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए और अपने आप को ये जताने के लिए कि हाँ ये लिमिट नहीं है, इसको भी क्रॉस किया जा सकता है। और ये करने के लिए चूँकि चाहे वो थिएटर हो, चाहे सिनेमा या टेलीविज़न, ये एक कोलैबोरेटिव आर्ट है जिसमें अपने इर्द गिर्द आपको एक पूरी दुनिया के साथ आपको काम करना होता है। एक टीम तो होती ही है जो आपके क्रिएटिव डिसीजंस को भी प्रभावित करती है, उसे कई बार ओरिएंट डिसोरिएंट भी करती है। तो जैसा कि दुनिया भर में मास्टर्स ने उसको टैकल किया, आप उसे कैसे करते हैं? क्योंकि कई बार तो ऐसी पस्तहिमती भी आती होगी कि जो बात आप कहना चाहते हैं उसको एक क्रिएटिव शेप देना चाहते हैं, उसमें आपके कोलैबोरेटर्स कहीं डाइग्रेशन हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके की फिल्में मैं बनाना चाहता हूँ, जो लैंग्वेज, जो भाषा, सिनेमैटिक भाषा मैं कहना चाहता हूँ, ग्लोबल लैंग्वेज जो सिनेमा में कहना चाहता हूँ, उसके लिए बहुत सारे टेकर्स नहीं हैं हमारे देश में। क्योंकि हम सिनेमा को ऑलवेज एक कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के तौर पे हमने देखा है, ना कि क्रिएटिव प्रोसेस के तौर पे। सो अड़चने तो आएंगी ही। मैं तो कहूँगा कि 15, 16, 17 फीचर फिल्म्स के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं शुरुआत में ही हूँ, कहीं पहुँचा नहीं हूँ। लेकिन जब ऐसी फिल्में बनती है, जैसे अभी मेरी लेटेस्ट फिल्म है माई घाट, जो एक सत्य घटना पर आधारित है, और ऐसे लोग कहीं से आ जाते हैं जो कभी आपने ज़िंदगी में कभी उनसे मिले नहीं, और कोई चांस भी नहीं है कि मिलने का। लेकिन जैसे मैं अपने प्रोड्यूसर के बारे में कह रहा हूँ, मोहिनी गुप्ता जी हैं। जब मैं उनके पास जाके ये कहता हूँ कि ये मेरी कहानी है और ये इस पर फिल्म बनाना चाहता हूँ, मैं कभी उम्मीद नहीं रखता हूँ कि मुझे फ़ौरन एक जवाब मिलेगा या हाँ मिलेगा, और ज़्यादातर ना ही होता है। तो मैं सिर्फ एक उम्मीद लेकर जाता हूँ, और अब जब उम्मीद पर वो प्रोड्यूसर मुझसे कहती है कि हाँ ये फिल्म हम बनाएंगे, मिलकर साथ बनाएंगे, तो वो इतना बड़ा इंस्पिरेशन और इतना बड़ा इनकरेजमेंट हो जाता है कि आप फिर अपने आप से बाहर निकल के, अपने लिमिट्स को भी क्रॉस करके आप कुछ उससे भी बेहतर करना चाहते हो। बहुत कम लोग ये महसूस करते हैं या जानते हैं कि जब कोई पैशनेटली कुछ करना चाहता है और आप उस पैशन को एक जो ये देते हो, आग लगाते हो और उस पैशन को टेक ऑफ करने देते हो, तो वो जो शख्स है वो उस काम को अगर 100% करना चाहता था तो वो 200% करेगा, अगर वो ऑनेस्ट और सिंसियर है अपने जो इरादे में, अगर ऑनेस्ट है तो माई घाट के साथ वही हुआ। और बहुत सालों के बाद मुझे ऐसा एक एक्सट्रीम सेटिस्फैक्शन जो कहना चाहिए मेरे काम को लेकर, तो वो एक ऐसा एक पड़ाव आया है जहाँ मैं कह सकता हूँ कि हाँ फाइनली मैंने थोड़ा सा एक स्टेप आगे मैं बढ़ा हूँ, और एक ऐसा डेयरिंग एडवेंचर या एक डेयरिंग स्टेप लिया हूँ कि ग्लोबल सिनेमा के दरवाजे तक पहुंचूं और उनकी जो भाषा है, उनकी जो लहजा है, जो लैंग्वेज ऑफ सिनेमा है, वो मैं बोलूं। तो मुझे लगता है कि मैंने फर्स्ट मेजर स्टेप लिया है माई घाट के साथ। सो जब ऐसा कुछ होता है तो इट बिकम्स वेरी वेरी सेटिस्फाइंग। और जब एक और स्क्रिप्ट है मेरे पास जो जब आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे कि इस तरीके के फिल्म के लिए अभी तक प्रोड्यूसर क्यों नहीं मिला आपको, तो वो भी एक कहानी है, ये भी एक कहानी है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये जो दौर अभी आएगा आगे, तो ऐसी फिल्मों को मौका मिलनी चाहिए जो इंडिया को, इस देश को वर्ल्ड मैप पे सॉलिडिफाई करे, और ना कि जब हम बाहर जाएं हमारे फिल्मों के साथ वो हमारे ऊपर हंसे और हमारा मजाक उड़ाए। सो ये एक
पर्सनल जंग है मेरा, एक पर्सनल वॉर है जो जिस पर मैं चल पड़ा हूँ। अब मोहिनी गुप्ता जी, कितनी मोहिनी गुप्ता जी मुझे मिलेंगे उस पर निर्भर है, क्योंकि आई वुड से हैट्स ऑफ टू पीपल लाइक। हम तो समझते हैं कि बहुत सारी मोहिनी गुप्ता आपको मिलें, बल्कि जो मोहिनी गुप्ता मिली हैं वो ही लंबे समय तक आपके साथ रहें। बिल्कुल, ये हमारे बिल्कुल, बिल्कुल मैं उम्मीद रखूंगा, क्योंकि जब अडूर गोपाल कृष्ण और अरविंदन साहब हमारे जो मास्टर्स हैं, भारत के मास्टर्स हैं जो बनाते थे, तो उनके पास एक ही प्रोड्यूसर था जिसका नाम था रवि, जनरल पिक्चर्स का, और वो कभी ये नहीं पूछता था उनसे कि क्या उनका बजट है, क्या उनका सब्जेक्ट है। वो कहते थे आप फिल्म बनाना चाहते हैं, ये रहा और लीजिए। तो दे हैव पुट इंडिया ऑन द वर्ल्ड मैप। Exactly. लेकिन उस तरीके से अगर हम काम करें तो आई एम श्योर वी विल रीच प्लेसेस। आनंद जी, हम लोग करीब करीब बातचीत के आखिरी हिस्से में पहुँचे हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बतौर एक्टर कुछ चीज़ें तो होती हैं जो आपको मन करता है कि ये करें, लेकिन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको मन करता है ये तो नहीं ही करूँगा? वो तो बहुत ही आसान है, क्योंकि नहीं ही करूँगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे करना ही नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो मुश्किल है वो ये है कि क्या करूँ, क्योंकि वो क्या करूँ जो करना चाहते हैं वो आपके पास नहीं आता है, और मैं वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल बनाए, बहुत ही एक मुश्किलात पैदा करे, और मेरे लिए ऐसा चैलेंज हो कि मुझे बैठ के 2 बार सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे मैं टैकल यानी कि आपके अंदर के जो एक्टर की वर्सेटैलिटी है उसकी लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं आप? मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो चीज़ें ऑफ़र हो रही हैं वो इतनी आसान चीज़ें ऑफ़र हो रही हैं कि मैं अपने अंदर के एक्टर को मैं एक तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहा। अगर मुझे ऐसी चीज़ें मिले जो मुश्किल है, जो चैलेंजिंग है, जो मुझे लगता है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, कैसे करूँ, उन चीज़ों को लेकर अगर मैं उनसे निपटूं तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा एज एन एक्टर, टू ग्रो एज एन एक्टर, क्योंकि तब जाकर एक्टर ग्रो होता है। नहीं तो उसी दलदल में फंसा रहता है, जिस तरीके का दलदल जिसमें हम रह रहे हैं, जिस तरीके के रोल्स लिखे जा रहे हैं और हमें दिया जा रहा है। सो मैं उस तरीके के रोल से बिल्कुल दूर भागना चाहता हूँ। वो जिस तरीके से स्क्रिप्ट ऑफ़र होते हैं उसी से पता चलता है कि करना है कि नहीं करना है। बीते 20 वर्षों में टेलीविज़न का जो हम लोगों के यहाँ रूप बदल रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि पहले भी हम आपके कुछ बयान सुन चुके हैं इस बारे में, लेकिन यहाँ हमारे दर्शकों के लिए भी शायद वो दर्ज हो जाएं तो अच्छा रहे, क्योंकि दर्शक खुद भी कई बार ये नहीं जानता कि जिस कंटेंट को वो इस तरह गले लगाए हुए है उसका भी एक पहले कुछ हो चुका है पहले। खैर, आप कड़वा सच सुनना चाहते हैं तो सुन ही लीजिए। जब 83 में टेलीविज़न शुरू हुआ था दूरदर्शन पर, और 2000 तक 2000 तक एट द टर्न ऑफ द मिलेनियम तक जो प्रोडक्ट्स हमने बनाए, और अगर आप उसके आगे जो 19 साल अगर आप देखें तो 2 अलग अलग दुनिया है। इसी के ऊपर मैं किताब लिख रहा हूँ। अच्छा। वंस अपॉन अ प्राइम टाइम, जो मेरे 39 इयर्स ऑफ इंडियन टेलीविजन पर आधारित है, और उसमें यही होगा, इट विल बी अ स्टोरी ऑफ इंडियन टेलीविजन। जिन जिन लोगों ने उस दौर को देखा है और जिन लोगों ने उस दौर को नहीं देखा है, उन दोनों के लिए एक बहुत ही, मैं तो समझूंगा कि बहुत ही फैसिनेटिंग कहानी होगी, एक स्टोरी होगी जो फिर किसी और दिन हम बात करेंगे। लेकिन टेलीविज़न वो नहीं रहा जो टेलीविज़न था, जो टेलीविज़न हम जानते थे, जिस टेलीविज़न को हमने ज्वाइन किया, जिस टेलीविज़न ने हमें एक करियर दिया, वो टेलीविज़न नहीं रहा अब। और उसके बहुत सारे रीजंस हैं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ कंज्यूमरिज्म, और जो स्पॉन्सर्स जिस तरीके की चीज़ें चाहते हैं और जो वो समझते हैं कि जो चीज़ें बिकेगी और जो लोगों को पसंद आएगा, अब आप उसी तरीके का ड्रग लोगों को देंगे तो लोग तो ड्रग एडिक्ट्स होंगे ही ना, आप उसका कुछ कर नहीं सकते। हालांकि सिर्फ सवाल करने के लिए ही सवाल करूं, यानी कि काउंटर क्वेश्चन करने के लिए ही करूं, तो कोई ये आपसे पूछ सकता है कि ये शायद आपका एक पुराने दिनों में उनके उसमें ही जीने की कोई एक ज़िद होगी। चीज़ें बदल जाती हैं, लोग बदल जाते हैं, सेंसिबिलिटीज़ बदल जाती हैं, तो उसमें एक नया कंटेंट भी सामने आता है। अगर ऐसे अगर देखा जाए तो आप इनको जी बिल्कुल नहीं, मैं तो माफ़ी चाहूँगा, मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ इस बारे में, क्योंकि मैं अपने पास्ट में कभी नहीं जीता हूँ। हाँ, कल्चर, ट्रेडिशन और जो भी क्लासिक्स हैं
उसको साथ लेके चलते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, कंटेंट बदल रहा है, लेकिन कंटेंट का मतलब कोई जानता है? अगर कंटेंट के नाम पे आप यही रिग्रेसिव, यही फॉर्मूला चीज़ें दे रहे हैं और उसको कंटेंट कह रहे हैं, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। अगर आप वाकई कंटेंट करते हैं, आप वाकई न्यू एज कंटेंट करते हैं, आप में अगर वो हुनर है कि आप वो कंटेंट लिखें, करें और बनाएं, तो मैं आपको सलाम करूँगा। वो हुनर मैंने 2000 के बाद किसी में नहीं देखा है, और वो हुनर था उन सब में जिन्होंने 83 से लेके 2000 तक चाहे वो पुराने स्टाइल में हो, चाहे वो पुरानी सिंप्लिसिटी हो, कोई ज़रूरत नहीं है कि उसको हम ठोकर मारकर निकाल दें हमारी ज़िंदगी से। कभी कभी वही सिंप्लिसिटी और वही चीज़ें, आज भी लोग महाभारत बनाना चाहते हैं लेकिन कॉस्ट्यूम्स ग्रीक देते हैं। तो आपको न महाभारत के बारे में जानकारी है, न आज के ज़माने के बारे में जानकारी है। तो इस तरीके के लोग, तो फिर आप महाभारत पे क्यों जाते हैं अगर आपको पुराने ज़माने में नहीं जीना है? तो वो वैल्यू है, जो वैल्यूज़ हैं वो है ही। उन वैल्यूज़ को लेकर अगर आप टेक्नोलॉजी को कंबाइन करो तो फिर सोने पे सुहागा होगा। असल में ख़ास तौर पर अभी OTT वगैरह के आने के बाद और कंज्यूमर ही एक प्राइम फोर्स है, वो डिसाइड करेगा। और आपके उस पीरियड को जिसकी बात आप कर रहे हैं 83 से लेके 2000 तक के वर्षों की, उसे ओल्ड डेज चार्म, कुछ एज ऑफ इनोसेंस, ये सब बातें कहकर उसे एक तरह से डिमीन किया जाता है, अगर आपने भी सुना हो तो। और इसे एक अपमार्केट, एक ज़्यादा आगे बढ़ी हुई कुछ कला नहीं, ये गलत फहमी है। क्योंकि अगर आप सिर्फ ग्राफिक वायलेंस डाल रहे हैं किसी सीरीज़ में OTT प्लेटफॉर्म पे, आप गाली गलौज कर रहे हैं, और चूंकि सेंसरशिप है नहीं, आप कुछ भी बक रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं, तो वो कोई स्मार्टनेस नहीं है, वो कोई जो हम कहते हैं हुनर बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ एक डेस्परेट मूव है कि किसी भी हालत में हम आईबॉल्स कैप्चर करें, कुछ भी गाली गलौज करके और किसी भी तरीके से लोगों को अपनी तरफ खींचे। ये बहुत ही एक, मैं तो कहता हूँ कि इट्स दर्दनाक चीज़ है, बिकॉज इट्स अ ट्रैजिक थिंग, एक्सट्रीमली ट्रैजिक थिंग, कि हमको इस तरीके ऐसे तरीके अपनाने पड़ते हैं कि आप में ये हिम्मत नहीं है कि एक क्लीन नीट फिल्म या OTT ये बनाए और लोगों का अटेंशन कैप्चर करे। सो ये आपकी जो काबिलियत पर बहुत बड़ा ये है, कमेंट है कि आपकी काबिलियत है नहीं कि जिस तरीके से प्रोडक्ट्स होने हैं, जिस तरीके से कंटेंट होना है, क्रिएटिविटी होना है, उसको जाके आपने तहस नहस कर दिया है। और मैं तो कहूँगा कि नहीं, ये जितनी भी वो लोग जस्टिफाई करें अपने आप को, मैं तो उनके साथ सहमत नहीं। तो आनंद जी, हमारी तरफ से बातों का सिलसिला करीब करीब पूरा हो गया है। जो सवाल मुझे पूछने थे मैंने पूछ लिए हैं। कोई ऐसा सवाल अगर आपको लगता है कि वो मुझे पूछना चाहिए था और मैंने नहीं पूछा और उसका आप जवाब देना चाहते हैं, इस वक्त आप दे सकते हैं। मेरी हिम्मत आपसे कहूँ कि आप सवाल करें। नहीं, बिल्कुल, बहुत मज़ा आ गया आपके साथ बात करने में। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करता हूँ कि जो बातें हमने की है उसका कोई तो असर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू में ये थे हमारे साथ एक्टर, राइटर, डायरेक्टर अनंत महादेवन। आज के इस एपिसोड के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिएगा ज़रूर feedback.rstv@gmail.com पर। और इस हफ्ते जो प्रतिक्रियाएं आपकी हम तक पहुंची उनमें से एक प्रतिक्रिया फ़िलहाल आपके लिए।